हेलो बच्चों। एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है एग्ज़ाम के टेंशन को ख़त्म करने का कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है ना उसको हम लोग वर्ड लिमिट में लिखें। अगर हम लोग वर्ड लिमिट में लिखते हैं तो क्या होगा कि हमसे गलती भी कम होगा और बहुत कम टाइम में जितने भी क्वेश्चन हैं ना उसके आंसर्स को हम लोग काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिटरेचर पोर्शन में उसके आंसर्स को वर्ड लिमिट में हम लोग कैसे लिखें। देखिए क्वेश्चन 8 से शुरू हो जाता है। इसमें जो है ना 5 क्वेश्चन में से 4 को हमको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट 40 से 50 वर्ड्स का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द ओपिनियन दैट द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवन सोसाइटी। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं ना तो दिमाग में आपको लाना है कि यह क्वेश्चन जो है ना किस चैप्टर से है और क्या बोल रहा है। तो इसमें उसी चीज़ को बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल बेकर होते हैं और जो ब्रेड होता है वो किस प्रकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है गोवा के कल्चर में और सोशल फैब्रिक में। ठीक है, तो अच्छे से हम इस चैप्टर को समझा हुआ है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड आर इंटेग्रल टू गोवन सोसाइटीज कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक। देखिए यहाँ से हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसको जोड़ दिया कि जो ट्रेडिशनल बेकर है और उसका ब्रेड है वो गोवन सोसाइटी के कल्चरल और सोशल फैब्रिक का एक इंटेग्रल माने अटूट भाग है। इसके आगे कैसे लिखेंगे कि ब्रेड इज अ स्टेपल इन लोकल क्यूजिन एंड इज कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेज फेस एंड सोशल ग्रुप्स। कि जो ब्रेड है ना वो उनके खाने का मुख्य भाग है और सभी उम्र के लोग उसको खाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ फूड आइटम बट आल्सो सिंबल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इन गोवन कल्चर। ये केवल एक फूड आइटम नहीं है बल्कि एक सिंबल है गोवन कल्चर में सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस का। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजनरी एंड मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इन अ टाइगर इन द जू टू इफेक्टिवली डिपिक्ट द कन्फाइनमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस बाई द कैप्टिव टाइगर। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जब किसी पोयम से रिलेटेड कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि जो पोयम में कुछ वर्ड्स हैं कुछ सेंटेंसेस हैं उसको भी आंसर में यूज करना होगा। तभी आप इस टाइप के आंसर को काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि हमको किस प्रकार से इसको बताना है कि जो टाइगर का कन्फाइनमेंट है और ऑपरेशन है उसको जो राइटर हैं उन्होंने इसको इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाउ डज लेस्ली नॉरिस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजरी एंड मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इन अ टाइगर इन द जू टू इफेक्टिवली डिपिक्ट द कन्फाइनमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस बाई द कैप्टिव टाइगर। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो पोयम है उसके कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेज जो है ना यहाँ पे हम यूज करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है कि आपने पोयम को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लेस्ली नॉरिस हैं उन्होंने किस प्रकार के विविड इमेजनरी और मेटामॉर्फिकल लैंग्वेजेज का यूज किया है अ टाइगर इन द जू में, ताकि वो अच्छे से दिखा सकें कि जो कैप्टिव टाइगर है, जो टाइगर पिंजरे में कैद है, वो जो अनुभव कर रहा है कन्फाइनमेंट और ऑपरेशन को। ठीक है, तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे देखिए, ये जो पार्ट है ना आंसर का उसको हमने क्वेश्चन से उतार लिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यही पूछ रहा है हमको, तो एक पार्ट तो आंसर का आपको क्वेश्चन से ही उतार लेना है। उसके बाद देखिए द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक विविड स्ट्राइप्स एंड पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट हाईलाइट्स द टाइगर्स फिजिकल ब्यूटी एंड ग्रेस वाइल आल्सो एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कैप्टिविटी। तो देखिए इसके बाद जो पोयम से वर्ड्स हैं ना और सेंटेंसेस हैं उसको हमको लिख के इसको बताना है कि जो विविड स्ट्राइप्स है और पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट है ये जो है ना टाइगर के फिजिकल ब्यूटी और ग्रेस को तो बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये उसके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना कि वो पिंजरे में बंद है उसको भी ये दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन काज्ड बाय द हेलस्टॉर्म रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस विद इन लेंचो इन अ लेटर टू गॉड। तो देखिए अ लेटर टू गॉड से एक न क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि जो तबाही आया था पाला पड़ने के कारण, हेलस्टॉर्म के कारण, तो किस प्रकार का दुख जो है ना वो लेंचो को हुआ था। यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट के लाइन भी दिए हुए हैं, उसके अनुसार इसके आंसर को लिखना है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी इस बार कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। रिफर टू द गिवन लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस।
तो देखिए एक भी जो पत्ता है ना वो बचा नहीं था पेड़ पे, पूरा का पूरा जो कान का फसल था ख़त्म हो गया था, जो फूल थे प्लांट के वो चले गए थे, जिसके कारण जो लेंचो की आत्मा है वो दुख में और सारों में डूब चुका था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा ना वर्ड लिमिट में, कि द हेल स्टाम्स डिवास्टेशन सिम्बलाइजेज लेंचोस सैडनेस। तो देखिए जो एल स्टाम्प का तबाही था ना वो लेंचो के दुख को बताता है। विथ नो लीव्स ऑन ट्रीज एंड फ्लावर्स गॉन फ्रॉम प्लांट्स, दिस रिफ्लेक्ट्स हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली रिगार्डिंग हिज लाइवलीहुड ऑफ कॉर्न। द लैंडस्केप्स एम्प्टीनेस एंड isolation serve as a powerful metaphor for his inner state, emphasizing his disappointment and hopelessness। देखिए यहाँ पे जो एम्प्टीनेस ये वर्ड है ना और डिसोल्यूशन ये जो वर्ड है ये बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के की वर्ड भी आपको आंसर में लिखना होगा, नहीं तो ना आपको पूरा मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ही ना वो जो मेंचो का जो अंदर का हालात है कि कितना वो निराश है, कितना उदास है, वो पता चल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किटी वॉज ए ट्रस्टेड फ्रेंड टू एने। जो किटी थी वो एक विश्वास पात्र सहेली थी एने की। इलोबरेट, इसको हमको समझाना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब हम इसको लिखने बैठते हैं ना तो दिमाग में कुछ आता नहीं है। तो कैसे हमको लिखना है इसको ध्यान से देखिए। किटी, एने's ट्रस्टेड फ्रेंड, प्रोवाइडेड हर विद अ सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग, सर्विंग एज अ थेरेपी फॉर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिखा है कि किटी जो है ना एने की ट्रस्टेड फ्रेंड थी, क्योंकि वो एक सेफ माने सुरक्षित जगह उसको देती थी ताकि वो अपने जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं वहाँ पे रख सके। क्योंकि वो अकेली थी, वहाँ पे उसके कोई सहेली वगैरह नहीं थे, तो उस समय उसको इस प्रकार की एक भरोसेमंद सहेली की सख्त ज़रूरत थी जिसके साथ वो सारी बातों को शेयर कर सके। ऑल्दो इट कुडंट रिस्पॉन्ड, राइटिंग एंड पर्सनिफाइंग द डायरी गेव एने कंफर्ट, कंपेनियनशिप and a sense of privacy, allowing her to process emotions without fear of judgment। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, कि अगर वो कोई आदमी रहती, वो डायरी के बजाय किसी आदमी से अगर वो दोस्ती करती ना तो वो जज करता उसको कि तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा ये सही है, जबकि वो डायरी जो है ना जज नहीं करता। इसीलिए डायरी के साथ दोस्ती करना या उसको सहेली बनाना उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस देता था, एक प्रकार का कंपेनियनशिप देता था, और साथ ही साथ वो प्राइवेसी को भी मेंटेन होता था ना, क्योंकि वो चूँकि आदमी नहीं था डायरी जो है, इसीलिए वो किसी को बताएगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का समरी है ना और जो सार है वो यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज ओडेनास द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन चैलेंज द नोशन दैट इंडिविजुअल शुड कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए ओडेनास का जो पोयम है ना, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, किस प्रकार से समाज की जो परंपराएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं ना कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको चैलेंज करता है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना उसको काफ़ी डीपली आपको सोचना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें सामाजिक परंपराओं के ऊपर, सामाजिक मान्यताओं के ऊपर या सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये जो पोयम है ना किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है, या किस प्रकार से इस पोयम में उसको अलग ढंग से दिखाया गया है, उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलग ढंग से दिखाया गया है बलिंडा को। बलिंडा एक लड़की थी, एक फीमेल थी, लेकिन यहाँ पे उसको एक इंडिपेंडेंट करेक्टर के रूप में दिखाया गया है, एक मजबूत करेक्टर के रूप में दिखाया गया है। तो उसको आंसर में हमको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा कि बाई शोइंग बलिंडा एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल करेक्टर एंड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड एज वीकर। याद रखिएगा ना, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड यहाँ पे पुरुष हैं। लेस डेयरिंग मेल करेक्टर्स, ओडेनास द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन सबवर्ट्स कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे द छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो परंपराएं हैं ना उसके उलट ओडेनास ने इसको यहाँ पे लिखा है, कावर्ड कस्टर्ड स्टैंड्स अप फॉर बलिंडा एंड हर फैमिली, एडुकेटिंग दैट ईच पर्सन हैज स्पेशल एबिलिटीज एंड शुड फॉलो देयर पैशंस एट देयर ओन स्पीड। तो यहाँ पे देखिए जो कावर्ड, कस्टर्ड को जो कावर्ड दिखाया गया है ना, उसको कायर दिखाया गया है, तो बिलिंडा और पूरे परिवार को बचाने के लिए वो खड़ा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जो दिखता है होता नहीं है। तो हर व्यक्ति को ना अपनी एबिलिटी को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए अपने स्पीड से। यहाँ पे इसको ये पोयम हमको बताता है। तो इस प्रकार का जो इस पोयम के थॉट्स हैं ना, जो थीम्स हैं, उसको भी आपको दिमाग में लेके चलना है। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में से हमको 2 को सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट 40 से 50 का है, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सोचें और आंसर को लिखें कि एक भी नंबर हमारा न कटे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, एक्सप्लेन। तो देखिए जो स्टोरी है ना ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक मजबूत एग्जाम्पल है नहीं कहने के महत्व का, उसको यहाँ पे हमको समझाना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं कहने का जो महत्व है ना, इसलिए है कि जो मिसेज पंफरी थी
उसको नहीं बोलना था अपने कुत्ते को खिलाने के लिए, और जो ट्रिकी था ना उसको भी नहीं बोलना था कि मेरे को और नहीं खाना है। तो इस प्रकार से नहीं बोलने से क्या होता ना, तो ट्रिकी बीमार पड़ता ना, ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है ना वो होता। तो इसको आंसर में हम लोग को कैसे लिखना है, देखिए कि द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो व्हेन मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट अदर्स हेल्थ एंड वेलबींग। कि ये जो स्टोरी है ना वो नहीं कहने के महत्व को बताता है जब हम डिसीजन लेते हैं दूसरे के हेल्थ और जीवन से संबंधित। मिसेज पंफ्रेस इंडल्जेंस इन हर डार्क ट्रिकी लीड्स टू हिज ओबेसिटी एंड अनहेल्दी हैबिट्स। तो देखिए मिसेज पंफ्रे का जो लगाव था अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर, जिसके कारण मोटा हो गया और अनहेल्दी हैबिट्स का शिकार हो गया। डिस्पाइट हैरियट्स एडवाइस मिसेज पंफ्रे फेल्स टू अब्सटेन फ्रॉम ओवरफीडिंग काजिंग ट्रिकीज इलनेस। जो डॉक्टर हैरियट्स हैं उनके एडवाइस के बावजूद भी मिसेज पंफ्रे जो है ना अपने लगाव के कारण उसको ज़्यादा खिलाने से नहीं रोक पाती थी, जिसके कारण ट्रिकी जो है ना बीमार हो गया था। तो देखिए वर्ड लिमिट में इसी टाइप से आपको एकदम शानदार आंसर एग्जाम में लिख के आना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा या किसी न किसी तरीके से इसको पूछेगा। क्वेश्चन है कि हाउ डज एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ, कि एजुकेशन ने भोली के जीवन को कैसे बदला। तो देखिए एजुकेशन के कारण उसको एक एम्पावरमेंट मिला, उसको लगा कि अपना डिसीजन ले सकती है और ज़िंदगी को अपने दम पे भी वो जी सकती है, जिसके कारण उसने जो सोशल नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट में ना खड़े होने का फैसला लिया, उसको चैलेंज करने का फैसला लिया। तो इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे कि भोलीज एजुकेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स हर लाइफ बाई बूस्टिंग हर सेल्फ स्टीम इनेबलिंग हर टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। तो देखिए भोली के एजुकेशन ने उसको काफ़ी गहराई से प्रभावित किया, जिसके कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके कारण वो सामाजिक परंपराओं को चुनौती दे पाई। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम पेट्रियार्कल चेंज एंड रेसिस्टिंग ऑपरेशन, जिसके कारण वो जो पितृसत्तात्मक सोच है ना उससे वो बाहर निकली और जो अत्याचार था, जो अन्याय था, उसको उसने विरोध किया। सी बिकम्स एन एजेंट ऑफ चेंज इन हर कम्युनिटी एम्बॉडिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉलेज इन चैलेंजिंग एंड चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, जिसके कारण वो एक परिवर्तन का वाहक बन गई अपने समाज में और उसने नॉलेज के पावर के कारण चैलेंज किया सामाजिक जो परंपराएं हैं मान्यताएं हैं उसको, और विवश कर दिया कि उसको बदला जाए। तो देखिए ये जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जरूर आपके एग्जाम में काम आएगा। इसके बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रॉबर्ट आर्थर्स राइटिंग स्टाइल वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टेंशन अनसर्टेनिटी एंड सस्पेंस वेल सुटेड टू द मिस्ट्री एंड सस्पेंस जनर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। कमेंट विद रेफरेंस टू एनी वन एलिमेंट। तो देखिए जो रॉबर्ट आर्थर्स के राइटिंग स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन अनसर्टेनिटी और सस्पेंस को पैदा करता है। हमने इस स्टोरी में पढ़ा ही हुआ है द मिडनाइट विजिटर में, जिसके कारण जो है ना ये जो मिस्ट्री है और सस्पेंस जनर है स्टोरी का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको सूट करता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो रॉबर्ट आर्थर्स के राइटिंग स्टाइल के ऊपर है ना, तो राइटिंग स्टाइल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ना उसके राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में उसको दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, सस्पेंस है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ना, जो चीज़ है वो एग्जाम हाल में ही आपके पास है, बस उसको कैसे यूज करना है उसको यहाँ से सीखिए। तो देखिए इन वर्ड्स को यूज करके ना उसके राइटिंग स्टाइल को काफ़ी अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं वर्ड लिमिट में। कैसे देखिएगा कि द ऑथर यूजेज राइटिंग स्टाइल टू क्रिएट टेंशन अनसर्टेनिटी एंड सस्पेंस इन अ मिस्ट्री एंड सस्पेंस जनर। देखिए पूरा का पूरा इसको हमने क्वेश्चन से ले लिया है। शॉर्ट पंची सेंटेंसेस बिल्ड मोमेंटम व्हाइल डायलॉग बिटवीन ऑसेबल एंड मैक्स क्रिएट्स एम्बिग्यूटी एंड मिस्ट्री। तो देखिए ये जो है ना इसको फिर अपने मन से आपको जोड़ना है कि जो छोटे और पंची सेंटेंसेस हैं वो मोमेंटम को बनाते हैं, और जो ऑसेबल और मैक्स के बीच का डायलॉग है ना वो एम्बिग्यूटी और मिस्ट्री रहस्य को पैदा करता है। पेसिंग एंड प्लॉट डेवलपमेंट बिल्ड टेंशन ग्रेजुअली रिवेलिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्लॉट ट्विस्ट टू कीप द रीडर गेसिंग एंड ऑन एज। तो देखिए वो क्या करता है, धीरे धीरे प्लॉट को डेवलप करता है जिससे टेंशन बिल्डअप होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा करके, और नए नए इन्फॉर्मेशन वो देते जाते हैं, जिसके कारण जो प्लॉट में ट्विस्ट आते रहता है, जिसके कारण रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है हमेशा गेस करते रहता है और हमेशा एक एज में रहता है कि इसके बाद क्या होगा करके। तो इस टाइप से ना आंसर को आपको ऐसा बनाना है कि सामने वाला ना पूरा तरह से इंप्रेस हो जाए। लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है और दिमाग लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दो क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक को हमको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स का है। इसमें दो क्वेश्चन में से एक को हमको ऐसा लिखना है कि कोई भी मार्क्स यहाँ पे ना कटे, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है ना काफ़ी घुमा के दिया हुआ है, इसको काफ़ी डिटेल में हमको समझना होगा। साथ ही क्वेश्चन में ना आंसर कैसे लिखें ये भी बताया हुआ है, तो उसको भी हमको इंक्लूड कर लेना है अपने आंसर में। अपने मन से लिखेंगे ना और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो मार्क्स से डिडक्ट होंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें।
जो क्वेश्चन ए है ना वो 2 चैप्टर से लिया गया है, एमेंडा और हिज फर्स्ट फ्लाइट से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवेल्युएशन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ द मदर्स ऑफ बोथ द बेबी सीगुल एंड एमेंडा टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग यूर इनसाइट्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट याद रखिएगा, 120 वर्ड्स। कंपेयरिंग द अप्रोचेज ऑफ बोथ पेरेंट्स, यू मे बिगिन दिस वे। One acknowledges that both parents, Amanda's mother and the baby Seagull's mother, both however। तो देखिए इसमें ना आपको एक इवोल्यूशन को अच्छे से समझना है। ये इवोल्यूशन कौन सा है कि जो बेबी सीगुल है और अमेंडा है, उनका जो परवरिश हो रहा था अपने माताओं के द्वारा, अपने मदर्स के द्वारा, वो किस प्रकार से अलग है। इसके लिए आपको एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करना है अपने इनसाइट्स को लेके ना, याद रखिएगा अपने थॉट्स को भी यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें आप कंपेयर करें दोनों पेरेंट्स के पेरेंटिंग को, कि दोनों ने कैसे अपने बच्चों को बढ़ाया। इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसको शुरू कैसे करेंगे कि वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ पेरेंट्स, अमंडास मदर एंड द बेबी सीगुल्स मदर। ठीक है, इसके आगे में बोथ हाउएवर, इनको भी आपको इंक्लूड करना है। अब ध्यान से देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे कि वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ पेरेंट्स, अमंडास मदर एंड द बेबी सीगुल्स मदर, बोथ लव देयर चिल्ड्रन एंड वांट देम टू ग्रो देम अप एंड सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए शुरू में कैसे लिखेंगे कि दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है ना वो यही चाहती थी ना कि भाई उनके बच्चे आगे बढ़ें और जीवन में सफल बने। हाउएवर देयर अप्रोचेज टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट। लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। बेबी सीगुल्स मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न फ्लाइंग स्किल्स, ऑफरिंग फिश स्क्रैप्स एज अ रिवार्ड, बट दिस अप्रोच पुट हिम इन डेंजर एंड पोटेंशियली काजिंग स्ट्रेस। तो देखिए जो बेबी सीगुल की माता थी ना वो क्या करती थी कि उसको फ्लाइंग स्किल सिखाने के लिए जो खाने का स्क्रैप था वो रिवार्ड के रूप में दे रही थी, लेकिन ये जो तरीका था वो खतरे से भरा हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था। उसको प्यार से भी समझा सकती थी। एमेंडास मदर्स स्ट्रिक्ट एंड क्रिटिकल अप्रोच टू करेक्टिंग हर बिहेवियर क्रिएट एंजाइटी लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इमेजिनरी वॉल्स। तो देखिए जो अमेंडा की माता जी थी ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी अमेंडा को ताकि वो अपने व्यवहार को सुधारे, लेकिन इससे अमेंडा का एंजाइटी बढ़ रहा था और वो दूसरी दुनिया में चली जाती थी। Instead of focusing on Amanda's strengths, she highlights her weaknesses, negatively impacting her self-esteem and mental health। एमेंडा की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने के बजाय उनकी जो मम्मी थी उसके वीकनेस के ऊपर फोकस करती थी, जिसके कारण उसका जो सेल्फ स्टीम था, आत्मविश्वास था और जो मानसिक स्वास्थ्य था ना उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए दोनों के कंक्लूजन को हमको कैसे लिखना है कि बोथ मदर्स हैव गुड इंटेंशंस टू इम्प्रूव देयर चिल्ड्रंस लाइफ्स बट देयर मेथड्स में बी इनइफेक्टिव। दोनों की दोनों माताओं का जो इच्छा था ना वो यही था कि उनके बच्चे के जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन जो उनके मेथड्स थे ना वो इनइफेक्टिव थे। सीगुल्स मदर कुड बेनिफिट फ्रॉम इमोशनल सेंसिटिविटी, एमेंडास मदर कुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। जो सीगुल की मदर थी ना उसको इमोशनल सेंसिटिविटी के ऊपर फोकस करना था, जबकि एमेंडा की जो मदर थी ना उसको स्ट्रेंथ्स के ऊपर, कि एमेंडा में क्या क्या खासियत है उसके ऊपर फोकस करना था। देखिए जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ना उसको काफ़ी ध्यान से सावधानी से हमको लिखना है ताकि एक भी नंबर हमारा इसमें न कटे। बी नंबर क्वेश्चन है, यू हैव बीन चोजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल्स टू स्पीक ऑन द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव है, उसके विरुद्ध में लड़ने का जो ह्यूमन स्पिरिट होता है, मानव जज्बा होता है रेजिलियंस का, उसके ऊपर बोलने के लिए बगल के स्कूल में आपको चुना गया है। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द कम्युनिटी ऑफ थीम्स इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। अब देखिए इसमें 2 चैप्टर को फिर जोड़ दिया गया है। एक चैप्टर है कि नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और दूसरा है द ट्रीज जिसके राइटर एड्रिन रिच हैं। तो देखिए इनके द्वारा और इनके कम्युनिटीज ऑफ थीम्स को लेकर ना आपको 120 वर्ड्स में एक ड्राफ्ट बनाना है, लेकिन वो ड्राफ्ट होना चाहिए स्पीच के फॉर्म में। इसीलिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि यू में बिगिन दिस वे। आपको इस तरीके से शुरू करना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर अ पावरफुल इनसाइट इनटू द रिलीजन्स ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए इसको एज इट इज आपको क्वेश्चन में उतार लेना है, यू में इन दिस वे, और आपके एंडिंग को भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू। तो देखिए इसको ना आपको पहले सोचना पड़ेगा कि दोनों के दोनों चैप्टर में क्या हुआ था। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में तो हमने अच्छे से जाना हुआ है कि नेल्सन मंडेला अपने पूरे जीवन को ना लड़ाई के लिए बिता दिया, कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में लड़े, रंग बीत के जो नीति था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए वो लड़े और काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में रहे। इसको ध्यान में रख के हमको इसको चलना है। और द ट्रीज में किस प्रकार से महिलाएं जो वुमेन है ना वो संघर्ष कर रही हैं और किस प्रकार से वो जो सामाजिक मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं उसके विरुद्ध में लड़ रही हैं और सफल हो रही हैं, इसको एड्रिन रिच ने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो दोनों के दोनों थीम अगर आपके दिमाग में है ना तो इसका आंसर आपसे काफ़ी इजी में बनेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड एक क्वेश्चन है।
तो देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस टू पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर अ पावरफुल इंसाइट इनटू द रिलीजियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए पूरा का पूरा हमने इसको क्वेश्चन से उतार लिया। इसके आगे में ना अपने को अपने हिसाब से लिखना है कि जैसे मैंने लिखा है कि मंडेलास एक्सेप्ट एंड रिच पोयम बोथ एड्रेसेस डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एंड क्लास डिवाइड्स। मंडेलास जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम इंक्लूडिंग प्रिजन एम्फेसाइजेज ब्रेकिंग फिजिकल एंड मेंटल चेंज। तो देखिए इसके आगे दोनों को मैंने यहाँ पे शामिल करते हुए क्या लिखा है कि जो मंडेला का एक्सर्ट है और रिच का जो पोयम है वो दोनों ही भेदभाव, चाहे वो जेंडर माने लिंग के ऊपर हो, क्लास डिवाइड से के ऊपर हो ना, उसको यहाँ पे जोड़ देता है, एड्रेस करता है। मंडेला का जो जर्नी है ना फ्रीडम के लिए, उनमें वो जेल में भी गए, जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी प्रकार का जो भेदभाव है उसको तोड़ने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और मेंटल चेन को भी तोड़ना पड़ता है। रिच पोएम हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविज्म एंड एडवोकेसी फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड नेचर। और रिच का जो पोएम है ना इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो नेचर है और ट्रीज है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बोथ पीसेस हाईलाइट द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड द रेजिलियंस ऑफ नेचर डिस्पाइट एडवर्सिटी, इंस्पायरिंग अदर्स टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वलिटी। दोनों के दोनों जो पीसेस हैं वो हाईलाइट करते हैं ह्यूमन स्पिरिट के रिजिलियंस को और नेचर के रिजिलियंस को एडवर्सिटी के बाद भी, और इंस्पायर करते हैं लोगों को लड़ने के लिए भेदभाव के खिलाफ में, और प्रमोट करते हैं इक्वलिटी को। To conclude, I would like to say that the literature emphasizes the importance of transcending discrimination and striving for equality, highlighting the strength of human spirit and the need to stand up for our beliefs। देखिए इसके कंक्लूजन में ना हमको सारे का सारा जो चीज़ हमने ऊपर में समझा है और लिखा है ना उसको कम वर्ड्स में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दोनों के दोनों लिटरेचर इस बात पे जोर देते हैं कि भेदभाव के खिलाफ जो संघर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इक्वलिटी जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, और जो ह्यूमन स्पिरिट है उसके स्ट्रेंथ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और इस मान्यता को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमको खड़ा होना चाहिए किसी भी भेदभाव के विरुद्ध में। और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थैंक यू। तो देखिए इस प्रकार का आंसर अगर आप लोग लिख के आते हैं एग्जाम में तो मान के चलिएगा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा।